नमस्कार। आज हम बात करेंगे मून लैंडिंग मिशन के बारे में, जिसमें कि इंसान ने पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को पहली बार किसी इंसान ने चंद्रमा पे कदम रखा था और इस कारनामे का जो अंजाम दिया था वो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। बहुत लोग इस मिशन को फेक बताते हैं, कहते हैं कि अमेरिका ने स्टूडियो में इस तरह का शूटिंग किया था और पूरे दुनिया को गुमराह किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका रियलिटी क्या है। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में दो सुपर पावर के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। पहला रूस, उस समय में यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, उसके बीच, और यूएसए अमेरिका के बीच में। लेकिन इस कंपटीशन में क्या होता है कि रसिया आगे चला जाता है। रसिया 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करता है, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। उसके बाद दोबारा एक धमाल कर देता है रसिया। 3 नवंबर 1957 को एक जीव, जो एक डॉग था जिसका नाम लाइका था, उसको सक्सेसफुली अंतरिक्ष में भेज देता है। इस तरह से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव डॉग होता है। हालांकि उसका पहुंचते ही कुछ देर बाद वहां पे डेथ हो जाता है। उसके बाद रसिया यहीं तक नहीं रुकता है, एक बहुत बड़ा धमाल तब कर देता है जब 12 अप्रैल 1961 को अपने एक अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन को, जो कि पहला व्यक्ति होता है, उसको अंतरिक्ष में भेज देता है। तो इस तरह से यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति होता है और यह भी धमाल करता है रसिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका भी अपने एक अंतरिक्ष यात्री, जिसका नाम था एलन शेपर्ड, इसको अंतरिक्ष में भेजता है। यह अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा व्यक्ति होता है और अमेरिका का पहला व्यक्ति होता है। इस तरह से दोनों देशों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। लेकिन जो कंपटीशन में जो पहला काम कर रहा था वो रसिया कर रहा था। रसिया पहले कर रहा था, उसके बाद अमेरिका कर रहा था। उसके बाद रसिया एक और कमाल कर देता है 1963 में, जब वो एक पहली महिला वैलेंटीना टेरेसोकोवा, जो कि दुनिया का पहली महिला होती है, उसको अंतरिक्ष में भेजता है। तो इस तरह से अमेरिका और रसिया के बीच में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन यहां पे फर्स्ट रसिया आता है, हमेशा फर्स्ट रसिया होता है। अब ये चीज अमेरिका को नागवार गुजरता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा सुपर शक्ति मानता था और जिस तरह से रूस का अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहला सब कुछ हो रहा था, इससे पूरे दुनिया का ध्यान रूस के ऊपर था, यानी पूरे दुनिया रूस को वाहवाही कर रहा था। इससे अमेरिका थोड़ा सा सहम गया। अमेरिका हमेशा चाहता था कि फर्स्ट अमेरिका, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसा हो नहीं रहा था। देखिए, उस समय अमेरिका और रसिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इस वजह से दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता था और ये चीज स्पेस के यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी कंपटीशन के रूप में दिख रहा था। अब जब इस तरह से रसिया एक पे एक नया चीज कर रहा था स्पेस में, तो अमेरिका को बहुत ही नागवार गुजरा। और उस टाइम के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी। अब जॉन एफ कैनेडी सोचता है, अगर हमें सुपर पावर के रूप में दुनिया में रहना है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो रसिया फर्स्ट कर रहा है वो ना होके अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, तभी कुछ ऐसा हो सकता है। अब जॉन एफ कैनेडी क्या करता है कि उनके देश के जो स्पेस साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, उनसे बात करता है और कहता है कि हमें स्पेस के क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ नया करके दिखाओ, जिससे अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। रसिया फर्स्ट नहीं होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। इसके लिए जितना भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फर्स्ट ऐसा कोई चीज करो, यानी कुछ ऐसा एक्टिविटी करो अंतरिक्ष में जिससे कि पूरे दुनिया का ध्यान हमारे ऊपर आए।
अब सारा कुछ तो हो गया था, स्पेस में मैन भी चला गया था, अमेरिका का भी, रसिया का भी। अब बचता है एक मून पे जाने का रास्ता। अगर अमेरिका ऐसा कर लेता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरे दुनिया में उसका नाम हो सकता है। तो अब नासा प्लान बनाता है चांद पे जाने के लिए, यानी इंसान को मून पे भेजने का प्लान बनाता है। इसके लिए जॉन एफ कैनेडी ने कई सारे डॉलर का स्पेशल पैकेज इशू करता है। उसके बाद 1963 में जॉन एफ कैनेडी अपने भाषण में कहता है कि इस दशक के अंत तक हम इंसान को मून पे भेजेंगे और वहां से सुरक्षित उन्हें धरती पे लाएंगे। ये इन्होंने घोषणा कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जॉन एफ कैनेडी का हत्या हो जाता है। अब ये अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होते हैं। उसके बाद अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनते हैं रिचर्ड निक्सन। ये जो जॉन एफ कैनेडी का जो प्रोग्राम था अंतरिक्ष का, उसको ये जारी रखता है और मून पर जाने का जो कार्यक्रम चल रहा होता है नासा के द्वारा, इसको जारी रखता है। अब नासा इधर अपना रिसर्च कर रहा होता है, प्लान बना रहा होता है, कई तरह के रॉकेट को लॉन्च करता है। नासा मून पर जाने का कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है अपोलो मिशन के अंतर्गत। यानी चांद पे जाने का जो मिशन होता है उसका नाम दिया जाता है अपोलो मिशन। अपोलो मिशन में कई तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता है। इस तरह से अपोलो मिशन के अंतर्गत पहला अपोलो 1 मिशन का अंजाम दिया जाता है जनवरी 1967 में, जिसमें कि 3 अंतरिक्ष यात्री को स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी होता है। इस मिशन में 3 लोगों को चुना गया था, गस ग्रीसम, एड वाइट, रॉगर चैफी। इन तीनों को अपोलो 1 का जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें बिठा दिया जाता है और जैसे ही इनको रॉकेट से लॉन्च करने की तैयारी किया जाता है, एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। इसमें होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है। आग इतना भयंकर था कि मिनटों में तीनों अंतरिक्ष यात्री का जान चला जाता है। यानी अमेरिका अपने पहले ही मिशन में अनसक्सेस हो जाता है। लेकिन अमेरिका हार नहीं मानता है। अपोलो सीरीज के कई तरह के मिशन का अंजाम दिया जाता है। अपोलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई तरह के मिशंस को अंजाम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चांद तक पहुंचते हैं, वहां से वापस आते हैं। इस तरह से पूरी तरह से जब प्लानिंग हो जाती है तो बचता है अंतिम मिशन की तैयारी, यानी चांद पे पहुंचने की तैयारी। उसके लिए 3 अंतरिक्ष यात्री को चुना जाता है और इस मिशन का नाम दिया जाता है अपोलो 11। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिन और बज एल्ड्रिन। इन तीनों को अपोलो 11 मिशन के लिए चुन लिया जाता है और पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद अमेरिका के नासा इन तीनों को स्पेस एयरक्राफ्ट में बिठाता है। यहां पे आप देख सकते हैं जब ये तीनों जा रहे होते हैं अपने मिशन पे, उसका कुछ दृश्य आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मिशन मून लैंडिंग स्टार्ट हो जाता है 16 जुलाई 1969 को। नासा ने सैटर्न V5 रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर देता है। यहां पे देख सकते हैं यह है अपोलो स्पेसक्राफ्ट। इसमें 3 तरह के मॉड्यूल्स हैं, कमांड मॉड्यूल्स, सर्विस मॉड्यूल्स और लूनार्स मॉड्यूल्स। ये देख सकते हैं ये है लूनार्स मॉड्यूल्स, इसको चांद पे उतारना है। और बाकी के 2 मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो है कमांड मॉड्यूल्स और इधर वाला जो पार्ट है वो सर्विस मॉड्यूल्स। इन दोनों को CSM कहा जाता है, सर्विस एंड कमांड मॉड्यूल्स। जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से लॉन्च कर दिया जाता है, उसके बाद एयरक्राफ्ट पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में एक चक्कर लगाता है।
उसके बाद नासा के वैज्ञानिक दल जो धरती पे बैठ के इस पूरे मिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो आदेश देते हैं कि अब इंजेक्ट करो और आगे की तरफ बढ़ो, यानी मून के तरफ बढ़ो। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट मून के तरफ बढ़ता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लूनार मॉडल्स, ये है कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल्स। फिर पृथ्वी से चांद पर जाने में उनको कई दिनों का वक्त लगता है। उस दौरान तीनों अंतरिक्ष यात्री मस्ती करते हुए चले जाते हैं अपने सफर की तरफ। देखिए, अब जब स्पेसक्राफ्ट चांद के नजदीक पहुंच जाता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल्स और दूसरा लूनार्स मॉड्यूल्स। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल्स को नाम दिया जाता है कोलंबिया और लूनार मॉड्यूल्स का नाम दिया जाता है ईगल। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल्स को ड्राइव कर रहे होते हैं माइकल कॉलिन, जबकि लूनार मॉडल्स को ड्राइव कर रहे होते हैं बज एल्ड्रिन। अब यहां पे दोनों को अब अलग होना होगा, यानी जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल होगा वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और लूनार मॉडल्स डीअटैच होके चांद पे उतरेगा। इस सारे मिशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं धरती पे नासा के वैज्ञानिक दल। अब जब चांद के ऑर्बिट में पहुंचते हैं तो ये दोनों मॉड्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल्स चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जिसको ड्राइव कर रहा होता है माइकल कॉलिन और इसको ड्राइव कर रहा होता है बज एल्ड्रिन। इस मिशंस को पूरे दुनिया में लाइव प्रसारण कर दिया जाता है टेलीविजन पे। पूरे दुनिया में करोड़ों लोग इस मिशंस को लाइव देख रहे होते हैं। अब लूनार मॉडल्स जब सर्विस एंड कमांड मॉडल से अलग हो जाता है तो पहले से जगह निर्धारित किया होता है जिसका नाम दिया जाता है ट्रैंक्विलिटी बेस, यानी ट्रैंक्विलिटी बेस पे लूनार मॉडल्स को लैंड करना होता है, जिसका पूरा कंट्रोल धरती पर नासा के वैज्ञानिक दल इस मिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कहां उतरना है, क्या करना है, ये सारा डिसीजन धरती से नासा के मिशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ट्रैंक्विलिटी बेस पे लैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। नासा के द्वारा जो पहले से डिसाइड था ये जगह, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था। यहां पे लैंड करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता था। अब पूरे का पूरा कमांड अपने हाथ में लेते हैं नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग। जब वो ट्रैंक्विलिटी बेस का सरफेस देखते हैं तो थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ये जगह तो उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा दूर जहां पे समतल जगह था वहां पे इन्होंने लैंड करने का प्लान बनाया। उसके बाद दूसरा खामियां यहाँ पे देखने को मिला। जब लूनार मॉडल सर्विस एंड कमांड मॉडल से अलग हुआ, अब लैंड करने ही वाला था, तो एक इंडिकेशन आता है, वो था लूनार मॉडल्स का फ्यूल का, यानी उसमें इंडिकेट कर रहा था कि फ्यूल बहुत कम है, यानी अब 5% ही फ्यूल बचा हुआ है। अब इस चीज की जानकारी धरती पे जो इस मिशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं नासा के वैज्ञानिक दल, ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं और ये डिसीजन लेना चाहते हैं विथिन 30 सेकंड के अंदर क्या इसको लैंड कराया जाए या वापस फिर से सर्विस एंड कमांड मॉडल्स में अटैच करवा दिया जाए। लेकिन इसी दौरान नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग ये डिसीजन लेते हैं कि इसको यहाँ पे लैंड करा दी जाए। उसके बाद नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पे लैंड करा देते हैं, यानी चांद के सतह पर लूनार मॉडल को सक्सेसफुली लैंड करा देते हैं। उसके बाद मिशन कंट्रोल को धरती पे मैसेज भेजते हैं कि ईगल सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। अब उसके बाद जब लूनार मॉडल्स यानी ईगल सक्सेसफुली चांद पर उतरता है, उसके थोड़ी ही देर बाद नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के सतह पे अपना कदम रखता है। कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुत ही फेमस वाक्य बोलते हैं, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गिगांट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी इंसान का एक छोटा कदम
पूरी इंसानियत के लिए एक लंबी छलांग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये था अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉडल्स, यानी इसको ईगल कहा जाता है, जो कि चांद का जो एक स्पेशल जगह था जिसका नाम रखा गया था ट्रैंक्विलिटी बेस, वहां पे ये लैंड किया था। अब लैंड करने के बाद जैसे कि आपको बताया, नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे कदम रखते हैं अपना पहला। अब नील्स के कदम रखने के थोड़ी देर बाद जो दूसरा अंतरिक्ष यात्री था बज एल्ड्रिन, वो यहाँ पे कदम रखते हैं। अब उतरने के बाद ये लोग चांद पे क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये है बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन यहाँ पे कुछ उपकरण को ले जाते हुए चांद पे टहलते हुए बज एल्ड्रिन का जूते का निशान चांद के सरफेस पे, यह है बज एल्ड्रिन। अब यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री कुछ उपकरण लेके गए थे, वो उपकरण वहां पे लगाया था। यहाँ पे उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे एक अमेरिका का झंडा लगाया था और दूसरा एक तख्ती लगाया था। तख्ती पे लिखा था कि पहली बार धरती से आए इंसान यहाँ पे कदम रखा था, जुलाई 1969। हम पूरे मानव जाति के शांति के लिए यहाँ आए हैं। अब इस मिशन को कई लोग फेक मानते हैं। फेक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है अमेरिका का झंडा और ये झंडा आपको लहराते हुए दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है जब मून पे कोई वायुमंडल है ही नहीं, कोई हवा बहता ही नहीं है, तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है। दूसरी बात कहा जाता है कि 1969 में अमेरिका ने चांद पे कदम रखा था, ठीक है, लेकिन उसके 50 साल बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति चांद पे नहीं गया है। उस समय में इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं था, उसके बावजूद चांद पे अमेरिका ने मानव को भेजा। लेकिन आज के जमाने में जब इतना टेक्नोलॉजी है, इतना सारा कुछ है, तो अमेरिका ने अभी तक क्यों नहीं 50 साल के बाद किसी भी मानव को चांद के सरफेस पे उतारा है, ये एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो झंडा आप देख रहे हैं, यहाँ पे इधर से और इधर से दोनों तरफ से बांधा हुआ है। जब इसको हाथ से इसको पकड़ा था तब हिलने डुलने से यह झंडा लहरा रहा था, ऐसा अमेरिका का कहना है। दूसरा कि 50 साल बीत जाने के बाद अभी तक किसी मानव को क्यों नहीं भेजा है, तो इसका आंसर ये है कि उस समय में चांद पे बहुत ज्यादा बजट खर्चा किया था, यानी पैसे बहुत खर्चा किया था। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि उस समय रसिया और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश के बीच में स्पेस में बहुत कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका किसी तरह से फर्स्ट आना चाहता था स्पेस के अंदर, इस वजह से इतना पैसा फूंक दिया और इंसानों को चांद पे भेजा था। अब जब चांद पे अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री कदम रख देते हैं तो पूरे दुनिया में अब अमेरिका का वाहवाही होने लग जाता है। यानी अब स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका यानी नासा अब अपना पहचान पूरी तरह से बना लिया था। अमेरिका के सड़कों पे एक त्योहार सा मनने लग गया था। यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति, ये भी खुशी में घूमने लग गए थे कार पे बैठ के। अब स्पेस में ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 2 से ढाई घंटे बिताने के बाद अब यहाँ से कुछ मटेरियल, कुछ सैंपल लेते हैं, उसके बाद अब वहाँ से निकल पड़ते हैं। पहले से कमांड एंड सर्विस मॉडल चांद के ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं, उसमें लूनार मॉडल फिर से अटैच हो जाते हैं और धरती के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद 24 जुलाई 1969 को तीनों अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर में उतरते हैं, यहाँ पे पैराशूट के मदद से। उसके बाद ये तीनों सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब क्वारंटीन से निकलने के बाद
अब इनका मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है। उसके बाद पूरे दुनिया में इस मिशन को काफी सराहा जाता है। इस तरह से भारत ने भी इस मिशन को काफी सराहना की और अपने डाक टिकट पे इस मिशन को सम्मान दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं 20 पैसे के टिकट्स पे चंद्रमा पे मनुष्य के चरण, मैन ऑन द मून। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अमेरिका का आखिरी मून मिशन नहीं था। उसके बाद अमेरिका ने 9 नवंबर 1969 को भी मून मिशन का अंजाम दिया था, जिसका नाम था अपोलो 12। इसमें भी 2 लोगों को मून पे भेजा था। इस तरह से अमेरिका अपोलो 17 मिशन तक, यानी अपोलो 17 मिशन अमेरिका का लास्ट मिशन था, जो कि 11 दिसंबर 1972 को हुआ था। तो इस तरह से अमेरिका ने 11 से 17 अपोलो मिशन यानी कुल 7 अपोलो मिशंस का अंजाम दिया था, जिसमें कि चांद तक पहुंचा था। लेकिन उसमें से एक मिशन अपोलो 13 मिशन ऐसा था जिसमें कि वो चांद के पास पहुंचने के बाद कुछ तकनीकी वजह से एयरक्राफ्ट में आग लग गया था। लेकिन गुड लक ये था कि वो तीनों के तीनों अंतरिक्ष यात्री बच जाते हैं। तो इस तरह से अमेरिका का 6 मून मिशन सक्सेसफुल हुआ था। कुल 12 लोगों को इन्होंने चांद पे भेजने में कामयाब हुए। लेकिन इसमें से पहला जो व्यक्ति है वो याद किया जाता है, जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अंतिम मून मिशन था जो 1972 में हुआ था। लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।